जय भीम, जय जोहार। मैं हूं नरेंद्र कुमार और इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे उन मुख्य कारणों जिनके कारण आज भी बहुजन समाज हाशिए पर है। और क्या कारण है कि आजादी के 70-60 साल बाद भी बहुजनों का कोई नेता प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। पहला मुख्य कारण जो मुझे लगता है वह है नेक्स्ट जनरेशन को राजनीति के लिए तैयार न करना। मतलब अपने से अगली पीढ़ी को राजनीति के लिए प्रेरित न करना। आइए इस मुख्य बिंदु को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। जैसे ही आपने 25 वर्ष की आयु ग्रहण की और आप सांसद बन जाए, ऐसा संभव नहीं। चाहे आप राजघराने से ताल्लुक क्यों न रखते हों, फिर भी इसकी संभावना न के बराबर ही है। बहुजनों में वैसे भी राजघराने कहां देखने को मिलते हैं। साधारण परिस्थितियों में भी कम से कम 5 से 10 साल संघर्ष करना पड़ेगा। चलो हम मानकर चलते हैं कि 10 साल के संघर्ष के बाद हम या हमारा नेता एक सीट तो जीत ही लेगा। लेकिन क्या एक आध सीट जीत लेने से कोई वर्ग प्रधानमंत्री जैसे पद तक जा सकता है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। यह भी सच है कि अपना पहला चुनाव जीतने तक ही आपके सांसद की उम्र 35 के करीब पहुंच जाती है। ताजा उदाहरण के तौर पर जैसे कि सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो कि नगीना सीट से जीत कर आए हैं। इनके 10 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद 37 वर्ष की आयु में यह नगीना सीट जीत पाए। इसके लिए इन्होंने समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसे बड़े दलों को मात दी। राजकुमार रोट भी चंद्रशेखर आजाद की भांति एक अच्छा उदाहरण मौजूद है। राजकुमार रोट ने भी अपने चुनाव क्षेत्र बांसवाड़ा में कांग्रेस, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों को हराकर अपनी पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी को 32 वर्ष की उम्र में राष्ट्र लेवल पर पहचान दिलाई है। महत्वपूर्ण मुद्दा या ध्यान देने वाली बात यह नहीं कि आप 30-35 वर्ष की आयु में चुनाव जीत गए। खुद की सीट जीत लेने में और राष्ट्रव्यापी पार्टी खड़ी करने में दिन रात का अंतर है। खुद के सीट जीत लेने के बाद अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में 10-15 साल का वक्त लगता है, वो भी तब जब सारी परिस्थितियां आपके पक्ष में हों। ऐसा करते करते हमारे युवा नेता वृद्ध नेता में तब्दील हो जाते हैं। इतना लंबा संघर्ष करते करते उनके मन में वहम पलने लगता है कि सिर्फ वही एकमात्र समाज के सच्चे हितैषी हैं। अब वो इस बात से आश्वस्त हो चुके होते हैं कि वही हैं पार्टी के मुख्य कर्ता धर्ता। खुद ही खुद एकमात्र बहुजन नेता बनने की कोशिश करते रहते हैं। दूसरी पार्टियों के बहुजन नेताओं से तो उनका वैचारिक मतभेद चलता रहता ही है, मगर खुद की पार्टी में भी तो नहीं चाहते कि कोई दूसरा नेता उनसे ऊपर या उनके बराबर कद रखे। जो प्लेस रेपुटेशन इन्होंने एक्वायर किया है, उसको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे में अगर इनको कोई हेल्थ इश्यू हो जाए या पॉलिटिकल डेथ हो जाए, आजकल तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनएसए के तहत कभी भी पॉलिटिकल इंप्रिजनमेंट हो सकती है। ऐसे सिनेरियो में हम ये मानकर चल सकते हैं कि पार्टी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है। यूं समझ लीजिए, एक बंदे के जाने मात्र से पूरी पार्टी का सर्वनाश निश्चित है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा में जैसे आईएनएलडी चीफ ओम प्रकाश चौटाला को जेल जाते ही पूरी पार्टी खत्म हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की तरफ से बने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जेल में डालकर उनकी पार्टी खत्म करने का प्रयास किया गया। वैसे भी 50 की उम्र पार करने के साथ ही राजनीतिक अनुभव काफी होने लगता है, लेकिन क्या वह एनर्जी लेवल रहता है जो 30s में रहता है? क्या वो पैशन, वो जुनून रहता है? इन सब बातों के अलावा क्या हो अगर समय रहते नेक्स्ट जनरेशन को मौका दिया जाए? अगर किसी जवान को समय रहते पार्टी में मौका दिया जाए तो वह उस वक्त पार्टी में जान फूंक देगा जिस वक्त पार्टी के मुख्य नेता बढ़ती उम्र के चंगुल में फंसेगा या फिर किसी अन्य कारण से पार्टी से दूर रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी इसके अच्छे उदाहरण मौजूद हैं। तेजस्वी यादव को समय रहते मौका मिला तो आज आरजेडी बिहार राज्य की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी है। अखिलेश यादव को समय रहते मौका मिला तो आज मुलायम सिंह के जाने के बाद भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी है। कहने का मतलब यह है कि अगर समय रहते नेक्स्ट जनरेशन को तैयार किया जाए तो वह अपने समकालीन युवाओं का इंटरेस्ट और कंसर्न बेहतर तरीके से समझते हैं। यूथ क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी या फिर सोशल जस्टिस को भी कहीं बेहतर तरीके से समझता है।
अगर समय रहते नेक्स्ट जनरेशन को मौका दिया जाए तो वह नौजवानों को पार्टी की तरफ आकर्षित करेगा। उनकी जो फ्रेश अप्रोच होती है वह युवाओं को राजनीति के प्रति खींचती है। नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करने का एक फायदा यह भी है कि वो टेक्नोलॉजिकल फ्लुएंसी ज्यादा रखते हैं, जो आज के डिजिटल युग को देखते हुए बहुत जरूरी है। बात चाहे एजुकेशन की हो या फिर हेल्थ केयर और सोशल इक्वालिटी की हो, नेक्स्ट जनरेशन के जो इनोवेटिव आइडियाज होते हैं वह क्षमता रखते हैं एक पॉजिटिव चेंज लाने का। यदि आप सच में चाहते हैं कि आपके जाने के बाद पार्टी या मिशन और मजबूत हो, शोषित वर्गों के हितों की लड़ाई और ज्यादा मजबूत हो, तो आपके नेताओं को समय रहते त्याग करना होगा अपनी कुर्सी का, महत्वाकांक्षा का, अपने लालच का, अपने घमंड का। यदि आप सच में लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं तो आपको तैयार करना ही होगा नेक्स्ट जनरेशन को, भावी पीढ़ी को। अब आप सोच रहे होंगे ये वीडियो तो किसी नेता या पार्टी के लिए थी। नहीं, ये आपके लिए ही थी, क्योंकि आप समाज हो और समाज ही नेता पैदा करता है। आपको मेरा काम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत।